मैं इन दिनों छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हूँ। यहीं से आप सभी मित्रों को जय जोहार। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोष की ओर से अनामिका जी पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। आज इस एकाग्र की 22वीं कड़ी है। अनामिका जी कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना कई विधाओं में सक्रिय हैं और अच्छी खासी संख्या में अनुवाद का कार्य भी किया है, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में भी। किसी एकाग्र में हमारी ओर से कोशिश होती है कि अधिकाधिक क्षेत्रों को शामिल किया जाए। अब तक की कड़ियों में उनके उपन्यासों पर, उनकी आलोचना पर, उनकी कविताओं पर चर्चा हुई, मगर देखिए कि इन 21 कड़ियों में अब तक उनकी कहानियों पर चर्चा नहीं हुई है। उनका एक कहानी संग्रह है प्रतिनायक, जो बिहार ग्रंथ कुटीर पटना से प्रकाशित हुआ था 1979 में, 1979। कहानियां अलग अलग वर्षों की लिखी हुई है संकलन में आने से पूर्व। और मैं पूछ भी रहा था अनामिका जी से कि बाद में आपने इस संग्रह के बाद और कोई संग्रह क्यों नहीं आया, कहानियां और क्यों नहीं लिखी? तो उनका जवाब था कि धीरे धीरे वे उपन्यास की ओर बढ़ती चली गई। आप सभी अवगत हैं कि उनके अब तक 8 उपन्यास प्रकाशित हैं। और कहानियों के लिए कहा कि कथा भूमि और ये जो छोटे छोटे प्रसंग हैं कहानी नुमा, उन्होंने उन्हें कविताओं में समेटना आरंभ कर दिया था। तो खैर, आज हमारे साथ इस 22वीं कड़ी में लेखक, शिल्पकार और अनुवादक शंपा शाह जी जुड़ी हुई है। वे इसी संग्रह में संकलित अनामिका जी की 2 कहानियों का पाठ करेंगी, समिधा का पाठ और इमारत की पायदारी कहानी का पाठ। और पाठ के बाद वे इन कहानियों के बाबत अपनी राय भी रखेंगी। तो मित्रों, आज की यह कड़ी बेहद खास और मुझे लगता है कि स्वयं रचनाकार के लिए भी यह कड़ी रोचक होगी, क्योंकि कई बार कई विधाओं में काम करते हुए कोई लेखक किसी एक विधा को छोड़ देता है। यह स्वाभाविक है और ऐसा कई लेखकों के साथ हम देखते हैं। तो उस शुरुआत को आज कहीं ना कहीं अनामिका जी भी महसूस करेंगी कहानियों की दुनिया में, अपनी ही कहानियों की दुनिया में उन्हें आना, उनसे जोड़ना संभवतः उन्हें भी अच्छा लगे। तो आइए सर्वप्रथम शंपा शाह जी का स्वागत करते हैं। जी शंपा जी, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार अर्पण जी। और आपसे अनुरोध कि इन कहानियों पर यह जो आज की कड़ी केंद्रित है, इसको आगे बढ़ाया जाए, जैसा आप चाहें। अर्पण जी, वाकई आपने जो ये बात कही कि इतनी सुंदर ये कहानियां लिखने के बाद कैसे अनामिका जी ने इस विधा को ही छोड़ दिया, ये बात सुबह से मेरे दिमाग में चक्कर काट रही है, जब से इसकी तैयारी कर रही हूँ इसको पढ़ने की। मैं समझती हूँ कि ये दोनों बहुत ही सिनेमैटिक सी कहानियां हैं और सुनते हुए मैं चाहूंगी कि सारे भी श्रोता इस बात पर गौर करें, इसकी जो सिनेमैटिक क्वालिटी है इन दोनों कहानियों की। और मैं सोचती हूँ कि जो ज़रा गंभीर प्रकृति की कहानी है उसे पहले सुनते हैं और फिर हम, वैसे तो सच पूछिए तो दोनों कहानियां गंभीर मिजाज की ही हैं, लेकिन समिधा कहानी को मैं
अब पहले पढ़ती हूँ। संविदा। कैशबुक को तकिया बनाए झनकू साहब काउंटर पर ही सोए थे। बटुए वाला हाथ कलेजे के पास पड़ा था। घड़ी वाला क्षितिज पसरा था, निराधार, रह रहकर उठ रहे लू के भपकों में पूरी तरह भूल जाने को स्वतंत्र। उनके ओठ नवजात शिशु की कनिष्ठा घुसने भर विलक थे और पर्याप्त संकुचित सी संघर्ष सिद्ध पेशानी पर ढेर सा पसीना चुहचुहा आया था। छत की टीन पर कई स्थानों पर विदीर्ण थी। फलतः लोमश उर पर धूप ने बड़ी छोटी कई तिलोड़ियां पार रखी थी। धोती घुटनों तक सरक आई थी और पैरों की एक एक नस ने कुछ इस अंदाज में छाती फुला रखी थी कि हम पैरों में पड़ी हैं तो क्या, हमें कोई किसी से कम नहीं समझे। राजू मास्टर के हाथ साहब की मक्खियां हाँकते हाँकते दुखने लगे तो उन्होंने एक जोरदार अंगड़ाई ली और झुककर घड़ी देखी। 4-6 मिनट में हिसाब लगाया कि 5 बजने में 30 मिनट बाकी है। अरे अब तो लोग आते ही होंगे। कोई और आए ना आए, मेहता इंस्टीट्यूट के लड़के और 10 कदम उधर बन रहे टॉकी से लौटते मजदूर तो हर शाम यहाँ चौकड़ी जमाते ही हैं। मस्ती में गोल गोल चक्कर लेते हुए राजू मास्टर पिछवाड़े की तरफ गए। नाचते ही नाचते बाल्टी उठाई, पर जैसे ही ख्याल आया कि देर हो चुकी है और बहुत संभव है कि बगल वाले आकर नल लूट ले, झट से नाचना बंद कर दिया और हिरण से लपके। खैर अभी कोई कहीं नहीं आया था। सामने वाले मकान की मेहरी राजू मास्टर को नल घेरता देख बुरी तरह तड़प उठी और दूने प्रवेग से लगी कुंडी खटखटाने की बीवी जी जल्दी से दरवाजा खोले, वो घड़ा उठाए और तकरारे करने पहुंच जाए अड्डे पर। राजू मास्टर ने उसकी तरफ भांप ली और विजयोन्मुक्त से मुस्कुराए। जब बाल्टी भरने को आई तो जाते जाते चुटकी लिए गए, बिरजू की माँ चूड़ियां नई ली हैं क्या? फिर रगड़ रगड़ कर राजू मास्टर ने बेंचों की धूल पोंछी, देहली पर झाड़ू लगाई, धूल बिठाने के लिए पानी के छींटे मारे सड़क पर, भट्टी सुलगाई, केतली चढ़ा दी और फटाफट प्यालियां खंगालने लगे। सबकी सब खगाल चुके तो सरदार हरिंदर सिंह की स्पेशल वाली उठाई, डील डॉल में पूरी खास लुधियानवी कांसे की। जरूरी सरदार की उससे कोई रूमानी स्मृति जुड़ी थी, वरना इस हिदायत का क्या मतलब कि कोई और होठ तो क्या उसे हाथ तक नहीं लगा पाए। ये एक दृश्य खत्म होता है, फिर आता है भादों की झमाझम बरसती हुई रात थी। झनकू साहब की अकड़ी पीठ से चिपके पड़े थे राजू मास्टर। तब छत में इतनी सुराखें नहीं थी, वरना गजब हो जाता। पगलाई पछिया गली में हाहाती सी दौड़ रही थी। शायद वो भी किसी छत की शरण चाहती हो, पर उसके लिए सबके दरवाजे बंद थे। सिर्फ अपनी खिड़की थोड़ी सी खुली थी और उस पर चढ़ाई के लिए वो रह रह कर झपट्टे मार रही थी। झनकू साहब की आंखें उधर ही लगी थी, राजू मास्टर की भी, पर उठकर कपाट लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। अपने अपने बोरे में चिबुक से घुटने लगाए चुपचाप पड़े रहे। बार बार मन में आ रहा था कि काश हुक्म बजाने के लिए कोई तीसरा आसपास होता। तभी वहां से एक रौबदार चेहरा झांका, यानी उस खिड़की में से। राजू मास्टर की तो चीख ही निकल गई। झनकू साहब भी एक बार ऊपर से नीचे तक सिहर गए, फिर दोनों ने जोर से आंखें मीच ली। थोड़ी देर बाद झनकू साहब के मन में न जाने क्या आया कि झटके से उठ बैठे, लालटेन की लौ ऊंची की, गला साफ किया, कुछ पूछने के लिए जुबान हिलाई, पर घिघिया कर रह गए। उधर से बुलंद आई, ओए दरवाजा खोलना जरा, टरक टैं बोल गई है, रात भर की पनाह चाहिए। वो बेधड़क कदमों से भीतर आया, कपड़े निचोड़े, दाढ़ी से बूंदे जटकी। राजू मास्टर अब तक ज्यों का त्यों तुड़े मुड़े से पड़े थे। वो उन्हें देखकर खूब लंबी मुस्कान मुस्कुराया।
मुस्कुराते समय उसकी आंखें सिकुड़कर बहुत छोटी पड़ गई। चाय मिलेगी जवान? अगली सुबह जुटकर उसने इंजन सुधार ली और चला गया। पर जाते जाते ये प्याला छोड़ गया कि जब जब इस रास्ते से गुजरेगा रुकेगा जरूर। धीरे धीरे राजू मास्टर से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोनों गई रात तक जगकर मंजीरे ठोका करते थे। उसने देश परदेश के बहुत से किस्से सुनाए थे राजू मास्टर को। जब आता था कुछ न कुछ ले आता था, कभी ट्रक के टूटे पुर्जे, कभी लाल धारियों वाली लेमन जूस, तो कभी अनोखे फूल फलों के बीज। अब अगला टुकड़ा कहानी का। राजू मास्टर सरदार के ख्यालों में गहरे डूब गए। तभी सामने कुछ छूम छनन हुई और उनकी पलकें उठी। दो नन्हे नन्हे धूल दूसरे पांव गिलेट की पायजेब खनखनाते बढ़ रहे थे। सिर पर औकात से बड़ी टोकरी थी। पता नहीं क्या नाम धाम है इसका। रोज सुबह शाम इधर से गुजरती है, कभी अकेली, कभी झिरकुट सी एक बुढ़िया के साथ। सुबह आती है तो सीधे बाईं ओर वाले सेठ के हाथे जाती है, पगुरा रही भैंसों का मैला चुनती है और तरह तरह की आकृतियों में धड़ाधड़ बांध देती है। कभी हाथी बन जाता है, कभी पक्षी, कभी हंसता हुआ आदमी, कभी फूल। शाम तलक वे सूख जाते हैं तो आकर बटोर कर ले जाती है। एक बार क्या हुआ कि राजू मास्टर की ईंधन चूक गई। बहुत से ग्राहक घिर आए थे उस दिन। बाजार जाते जाते देर हो जाती और कुछ नहीं सूझा तो राजू मास्टर वे ही गोईठे उखाड़ लाने चल पड़े। अभी 2-4 ही उखाड़े होंगे कि पीछे से हुंकारती हुई वो आ पहुंची। कहा तो कुछ नहीं, पर आंखों ही आंखों में इस कदर दुत्कारा कि राजू मास्टर तिलमिला के रह गए। पैसे ही तो चाहिए ना। बोल कितने हुए? वो कुछ नहीं बोली, दांतों से होंठ भींचे खड़ी रही। राजू मास्टर को और गुस्सा आया। सारे के सारे गोईठे फेंक दिए। गूंगी है क्या? तू ले चाट। और फिर देखने को रुके भी नहीं कि कितने ढेर सारे बादल एक बारगी उसकी आंखों में घेर आए थे। कोने का कैलेंडर जिद्दी बच्चे सा बार बार पांव पटक रहा था। एक आलीशान बंगले का खूबसूरत लॉन था वहां। एक ओर मोटे मोटे 2 बच्चे खेल रहे थे और दूसरी ओर ब्लू रिबन चाय पीते उनके माँ बाप खड़े थे। राजू मास्टर को अपने ढहे घर बार की याद आ गई। एक किनारे कलेजा थामे आंखें निकाले अधलेट से बाबा खांसते होते हैं, तो दूसरे किनारे दादी परम निर्विकार भाव से हुक्का गुड़गुड़ाती होती है। पता नहीं यहाँ के बच्चे इतने मेल से कैसे खेल रहे हैं। वहां तो खेल छिड़ा यानी जंग छिड़ी, शोर ही शोर, चाचियों की खटपट अलग, हर आदमी का चेहरा तना हुआ, खिंचा हुआ। कितनी चमाचम साड़ी पहन रखी है बच्चों की सम्मा ने। चिकनी से चिकनी मिट्टी से धोने पर भी राजू मास्टर की अम्मा की धोती पर श्री नहीं चढ़ती। इस बार जरूर साबुन की एक बट्टी लेता जाएगा। और बाबूजी को देखो कैसी ममता से देख रहे हैं। ममता राजू मास्टर के बाबूजी की आंखों में भी ऐसी ही थी। भैंस की पीठ पर जब तब बिठा देते थे। अगले ही महीने बरखी पड़ी है, ढेर से रुपए चाहिए। लगातार की खटखट से झनकू साहब की नींद उचट गई। करवट बदलते हुए बोले, कोई आया राजू मास्टर? माथे पर गिर आई लट पीछे फेंक राजू मास्टर बोले, अभी बहुत सवेरा है साहब, वैसे पानी चढ़ा दिया है। साहब उदास मुस्कान मुस्काए कितना। राजू मास्टर को साहब का ये प्रश्न कुछ अटपटा लगा। आज कुछ खास तो नहीं है कि पानी कम बेशी चढ़ता। जितना और दिन चढ़ता था उतना ही चढ़ाया है। बड़ी वाली केतली में एक प्याली भर जगह दूध के लिए छोड़ दिए।
पर वे कुछ नहीं बोले। मजूमदार बाबू के बरामदे में साइकिल छनकी, यानी 5 बजा। पानी में बुलबुले उठने लगे। झनकू साहब ने ओठों में बीड़ी दाबी और फीकी सी आवाज में बोले, ये केतली जरा बाल्टी में उड़ेल देना, बहुत दिनों से कपड़े मैले पड़े हैं, आज धो ही डालूं। सहसा ही राजू मास्टर के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी कि आज 27 तारीख हो गई, इंस्टीट्यूट की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई होंगी, बिक्री चौथाई हो जाएगी। पर इसमें क्या नया है, हर साल ऐसा ही तो होता है। गला साफ कर बोले, साहब पूरी केतली कैसे उड़ेलूं, कुछ तो बचा कर रखना ही होगा, टॉकी वाले तो आएंगे, आज जरूर कोई ढलाई वलाई होगी जो इतनी देर हुई, फिर आते जाते लोग, आप तो बिल्कुल ऐसे ही घबरा जाते हैं। कहते कहते राजू मास्टर ने हंसने की कोशिश की, पर कई जगहों से टूट गई उनकी हंसी, क्योंकि ठन ठन गोपाल हुई हांडियां याद आ गई। बहुत हुआ तो आज शाम तक की रसद निकलेगी। मजदूर भाइयों से मदद की अपेक्षा व्यर्थ है, उनका तो सब कुछ वैसे ही उधार चलता है, पर आज तकाजा जरूर किया जाएगा। इसके बाद एक एक कर 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, पर राजू मास्टर ने हौसले नहीं खोए, क्योंकि टॉकी के मोखों से पेट्रोमैक्स अब तक उतरे नहीं थे, यानी अभी काम चल रहा था। 9 के करीब मजदूर भाइयों की टोली आई, पर इतनी कम देर ठहरी कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से जाते जाते कह गई, झनकू साहब पहले ही बहुत कर्जा हो गया है आपका, गर्मी भर चाहे बंद ही रहे तो ठीक, आज भी छोड़ ही दो मास्टर राजू, बहुत देर हो चुकी है। राजू मास्टर ने झनकू साहब की ओर कातर आंखें उठाई कि अब तो पूरी ठुकाई होनी ही है, ऐसी तंगी और इतनी ढेर सारी चाय बर्बाद, भले ही सारी केतली बाल्टी में उड़ेल दी होती वही अच्छा होता। पर अपेक्षा के प्रतिकूल झनकू साहब सौम्य बने रहे। कोई बात नहीं राजू मास्टर, सब चलता है, चलो आधी आधी बांटकर बाजी लगाने की कौन अपना हिस्सा पहले पीता है। राजू मास्टर तो एकदम हक्के बक्के बने बैठे रहे। झनकू साहब देखते ही देखते मस्ती में आ गए, मानो चाय नहीं ठर्रा चल रहा हो। गटागट अपना हिस्सा पी डाला। एक बार की खांसी उठी, खांसते खांसते हिचकियां बन गई। राजू मास्टर घबरा गए, पीठ सहलाई, केश सहलाए और लेट जाने को कहकर दरवाजा लगाने बड़े ही थे कि एक बड़ी सी वैन सामने आकर रुकी। साफ सुथरी वर्दी में लंबा चौड़ा एक शख्स चढ़ा। झनकू साहब की ओर देख पूर्व परिचय की हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बिना किसी भूमिका के कुछ छोटे बड़े ड्राफ्ट बढ़ाए। झनकू साहब ने एक एक कर सब पर अंगूठे मारे और तत्क्षण बड़ी बड़ी लाठियों से झोपड़े की एक एक दीवार ढा दी गई। लोगों को गाड़ियां बैक करने में अब दिक्कत नहीं होगी, कल से ही सड़कें चौड़ी करने का महायज्ञ संपन्न होगा। पीछे वाली मस्जिद का मुल्ला बहुत जोर शोर से बांग देने लगा है। ये कहानी बस इतनी छोटी सी कहानी है, और अर्पण जी आपने देखा होगा कि ये कहानी, इसमें कितनी सिनेमैटिक है, इसमें छोटे छोटे दृश्य हैं। यानी एक फिल्म में जिस तरह से कई दृश्यों से मिलकर कहानी बनती है, फिल्म बनती है, उस तरह से ये कहानी लिखी गई है। और एक तरह से मोन्ताज का जो फिल्म की एक खासियत है, मोन्ताज में यानी कि कई असंबद्ध से लगते हुए टुकड़ों को जोड़कर जब एक तीसरा ही अर्थ
गूंज उठता है तो मोहनताज कहते हैं, और फिल्म में इसका बहुत ही महत्व होता है। लेकिन इस कहानी में भी देखिए कि मतलब पहला दृश्य है, सारे दृश्य होते तो एक चाय की गुमटी पर है, और उसका जो मुख्य किरदार है राजू, राजू मास्टर, वो भी कॉमन है सारे दृश्यों में। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एक दृश्य है जिसमें कि वो रात का दृश्य है, बरसात का दृश्य है, जिसमें कि वो सरदार का जिस सरदार का ट्रक खाली खराब हो गया है और वो आया था, उसका छोटा सा जिक्र है। फिर एक जिक्र है जिसमें वो बच्ची गोबर के से गोईठे बनाती है, गोबर से गोईठे बनाती है, और फिर जिक्र है कि वो कैसे यानी एक छोटा सा दृश्य वो है। फिर एक तीसरा दृश्य है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, जिसमें राजू मास्टर जो है वो कैलेंडर देख रहा है। उसके चाय की टपरे में एक कैलेंडर लगा हुआ है, और उस कैलेंडर में जो घर बना हुआ है जिसमें 2 बच्चे, लॉन है बहुत सुंदर सा, और एक तरफ माता पिता कोई एक खास ब्रांड की चाय पी रहे हैं, और 2 स्वस्थ सुडौल बच्चे। और तो ये जो तमाम दृश्य हैं, और फिर इनकी गुमटी के दृश्य हैं, ये तमाम दृश्य देखा जाए तो एक तरह से आपस में उनकी कोई जोड़ नहीं है, पर सच पूछिए तो ये आपस में मिलकर दरअसल इस कथा का जो मुख्य कथ्य है उसको उजागर करते हैं। ये सारे जो दृश्य हैं, इसमें जो छोटे छोटे जो दृश्य हैं, ये सारे अधूरे हैं। और देखा जाए तो इनमें से हर एक पर अपनी कहानी अलग से हो सकती है। यानी वो सरदार की अपनी पूरी कहानी हो सकती है, क्योंकि वो जाते जाते मास्टर राजू को एक प्याला दे गए थे, शायद कांसे का भारी सा प्याला है, और ये भी हिदायत दे गए थे कि देखो जब मैं आऊंगा तो मैं ही इसमें पिया करूंगा, और कोई दूसरा ऐसे इसको होंठ लगाना तो दूर की बात है, हाथ तक ना लगाए। अब जैसे ही जी ये वाक्य आता है, जी तो अर्पण जी कितनी दिलचस्प बात है कि ये अपने में एक पूरी कहानी हो सकती थी, इस कहानी को बढ़ाया जा सकता था। या वो जो बच्ची जो गोईठे बनाती है, और फिर राजू की और उस बच्ची की हल्की फुल्की जो होती है, तकरार सी होती है, और बच्ची के आंसू से भर आते हैं, और जैसे राजू देखने तक से इनकार कर देते हैं, वो भी अपने में पूरी कहानी होती है। तो देखिए ये इसमें कई कहानियों की संभावनाएं हैं, और मैं समझती हूँ कि एक अच्छा कहानीकार दरअसल अपने पाठक को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करता है। वो कहानी को बिल्कुल आपको परोस नहीं देना चाहता, यानी कि बिल्कुल उसका जो मुख्य कथ्य है उसको उघाड़ के और आपको परस दे, ऐसा नहीं करता। दरअसल शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक अच्छी कहानी यानी कि जितना बताती है उतना छुपाती है। वैसे तो भाषा की ये खासियत कही जाती है कि हर भाषा जितना संप्रेषित करती है उतना ही छुपाती भी है। इस पर अगेन जी का बहुत ही सुंदर एक आलेख है। लेकिन इस कहानी को पढ़ते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि सारी ये अधूरे अधूरे छोटे छोटे प्रसंग बताकर लेखिका जैसे कि पाठकों को आमंत्रित कर रही है कि अब पढ़ते हुए आप जरूर, आपके मन में पढ़ने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद ये प्रसंग अपनी अपनी तरह से आपके मन में पूरे होंगे। तो ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है
कि एक लेखक अपने पाठक को किस तरह से अपनी अपनी रचना में इन्वॉल्व करता है, वो किस तरह से उसे आमंत्रित करता है रचना का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, जो इस कहानी का मुख्य कथ्य है, उसको किस तरह से एक तरह से लेखिका छुपा रही है, मतलब छुपा रही है ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो बड़े धीरे-धीरे वो ओझल रहता है और परत दर परत धीरे-धीरे खुलता है। बहुत ही नज़ाकत से, मतलब सब कुछ कई कहानियाँ बहुत डायरेक्टली कह दी जाती हैं, जिनमें सब कुछ एकदम स्पष्टतः उघाड़ के रख दिया गया होता है, और मुझे उसके बजाय ऐसा लगता है कि वो कहानी जो कई तहों में अपनी बात को कहती है, वो ज़्यादा महत्व की होती है। मसलन आपने, मतलब ये बात मुझे अचानक ही ख्याल आ रही है अभी इस कहानी पर बात करते हुए। अपूर्व संसार का एक दृश्य है, अम, जिसमें कि अपू की का विवाह हुआ है, और वो जब सुबह को वो उठता है तो उसकी पत्नी पास में नहीं है, वो उठ चुकी है। लेकिन वो उठता है और पाता है कि उसकी पत्नी का जो हेयर क्लिप है वो उसकी शर्ट में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिल्मों में कितने ही प्रेम प्रसंग दिखाए गए होंगे और बहुत इंटीमेट दृश्यों को दिखाया गया होगा, जो कि यहाँ दिखाया ही नहीं गया, पर एक ऐसी युक्ति का इस्तेमाल किया गया है कि जैसी करीबी का अनुभव, जिस नज़दीकी का अनुभव फ़िल्म को देखते हुए, हम इस दृश्य को देखते हुए करते हैं, वो शायद अच्छे बहुत बहुत सेंसुअस सीन फ़िल्मों के दृश्यों को देखकर भी शायद हमने नहीं महसूस किया होगा। तो इस कहानी का ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष लगा कि ये जो इसका मुख्य कथ्य एक तरह से देखना चाहिए कि विकास है, और एक तरह से विकास को पर प्रश्न उठाना है कि ये कैसा विकास है। मुझे लगता है कि आज के समय, हालाँकि ये इस कहानी को लिखे हुए थोड़ा समय हो गया है, लेकिन आज के समय, आज के दिन तो ये कहानी बहुत कितनी मौजू है। हर जगह हाईवे बन रहे हैं, हर शहर अ, हाईवे से कनेक्ट होके दूसरे शहर से जुड़ रहा है। और ये जो हाईवे बन रहे हैं, आपने ज़रूर इस पर गौर किया होगा कि अब ये जो हाईवे इस तरह के बनाए जा रहे हैं जिसमें कि बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ गुज़र सकें। तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि आस-पास रास्ते के जितने गाँव हैं, वो सारे बाईपास हो जाते हैं। तो कभी-कभी मैं बहुत बार सोचती हूँ कि वो गाँव जो कभी मुख्य सड़क पर हुआ करते थे, वो चाय की गुमटियाँ, वो ढाबे जो बिल्कुल मुख्य सड़क पर थे, जहाँ से सारे लोग गुज़रा करते थे, उनके जीवन यापन का यही तरीका था। फिर अचानक से रातों-रात बिल्कुल बेदखल हो गए हैं। यानी कि उनका गाँव, उनका समूचा गाँव या उनकी दुकान अचानक से एक लूप लाइन में फँस गई है, वो पूरे संसार से कट गई है। तो ये कहानी में भी ऐसा ही होता है कि अचानक से अंततः ये बात आती है कि सड़क को चौड़ा करा किया जाना है, और इसलिए वो गुमटी, जिस झनकू साहब की वो गुमटी जहाँ राजू काम करता है, वो गुमटी ही गिरा दी जाती है। और आपके मन में आता है कि अगली बार जब वो सरदार आएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसको ये दुकान मिले, क्या मिल पाएगी, क्या झनकू मास्टर फिर से दुकान खोल पाएंगे, राजू का क्या होगा, वो उस बच्ची को क्या फिर से कभी देखेगा। तो ये जो विकास है, जो कि
जिस राह पर हमारा देश भी है और पूरी दुनिया जिस राह पर है, ये विकास कुछ इस तरह से हो रहा है, इसकी राह कुछ ऐसी है कि ये लगभग बहुत बड़ी आबादी को तो ढहा कर उस पे से बुलडोजर चलाते हुए उसको नस्त नाबूद करते हुए, उससे जिस तरह से इसमें चाय की गुमटी गिरा दी जाती है, उसी तरह से उसे गिरा कर ये ये विकास जो है आगे देश का हो रहा है, जिसमें से कितने लोग अपनी रोजी रोटी से बेदखल हो जाते हैं। तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी। सारी वो जो अधूरी कहानियां हैं कोलाज बनाती हैं अर्पण जी। और जैसे हमारा अपना जीवन होता है, वो भी एक तरह से देखा जाए तो कितने अधूरे अधूरे प्रसंगों से मिलकर बना एक कोलाज ही तो होता है। लगभग हर दिन ऐसा होता है। लेकिन खास बात यही है कि अनामिका जी ने इन छोटे छोटे दृश्यों से कहानी के पूरे का जो बहुत ही मारक मर्म भेदी सा जो उसका कथा तत्व है, उसको बहुत इनडायरेक्टली खोला है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से इस कहानी का टाइटल है समिधा, जी वह भी, यह शीर्षक भी कितना कुछ कह देता है। जी क्योंकि ये जो समिधा है, बार बार जहां ईंधन की बात की जा रही है, कभी ईंधन खत्म हो जाता है, गोईठा या उपला भी वही ईंधन है। और वह पूरी कहानी है, एक बार वह उस स्त्री का गोईठा ले आता है और फिर वह जो एक दृश्य है, और ये सभी दृश्य कहिए कि अंततः एक जगह पर आकर सिमट जाते हैं, जब झोपड़ी को स्वयं झोपड़ी का मालिक तोड़ देता है कुछ धनराशि लेकर। जाहिर है कि उसको इसका कुछ मुआवजा दिया जाता होगा, इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं है कहानी में, मगर संकेत है। तो यह जो समिधा है, जिससे ईंधन, जिस ईंधन से चाय बनेगी या और दूसरे घर के काम होंगे, दुकान के काम होंगे, या जो गर्माहट है रिश्तों में ट्रक ड्राइवर की और राजू मास्टर की, या उस दुकान के मालिक झनकू साहब की भी, तो वह गर्माहट हो या वह दुकान हो, अंततः जो आप बात कह रही थी विकास को लेकर, तो उस विकास के अगर उसको हम देखें, एक उस रूप में देखें, एक कैसे कोई विकास जो है एक बड़ा बलिदान मांगता है, और उसमें फिर यह दुकान जो है समिधा बन जाती है। हवन की लकड़ी जिस तरह से कहीं ना कहीं उसकी तरह अपने आप को यह दुकान समर्पित कर देती है, टूट जाती है वह दुकान। तो ये जो हाशिए का जो जीवन है, जिसमें ये दो चरित्र हैं, उन दो चरित्रों की भी अपनी बेहद गर्माहट वाली कहानी है। वो ऐसा नहीं है कि झनकू साहब जो चाय की दुकान के मालिक हैं, वे उसको डांटते हो, या चाय की मात्रा ज्यादा बन गई हो और चाय पीने लोग ना आ रहे हो। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी घटना है कि दोनों चाय को आधा आधा पी लेते हैं, और बीच में जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वह भी कमाल का है, इसे चाय नहीं ठर्रा पी रहे हो। तो जीवन अपने आप में एक नशा है, जीवन स्वयं में एक नशा है। वह भी जो जहां है, हाशिए पर भी है, मगर उनमें गर्माहट की कमी नहीं है। वे खुश हैं, मगर जब खुशी की एक मामूली सी वजह, एक छोटा सा आधार भी उससे छीन लिया जाए, जिस भी कारण से, सड़क का जो चौड़ीकरण है वहां, वह कारण है। और एक तरह से वह एक कहानी के अंत में वह एक व्यंग के रूप में भी वह वाक्य आता है शंपा जी, कि लोगों को गाड़ियां बैक करने में अब दिक्कत नहीं होगी, कल से ही सड़कें चौड़ी करने का महायज्ञ संपन्न होगा।
यह बिल्कुल दरअसल बड़ा एक व्यंग है बिल्कुल जो, बिल्कुल। और यहां से कहानी के इस अंत से कहानी का शीर्षक जुड़ा हुआ है कि विकास के इस महायज्ञ में वह झोपड़ी समिधा बन जाती है। कहीं और यह शब्द नहीं आया है, महायज्ञ है कहानी के भीतर और समिधा बिल्कुल टाइटल है। तो अपने आप जो बहुत आपने मितव्ययी, बिल्कुल जी मितव्ययी होना है, बतौर लेखक, बतौर भाषाकार जो मितव्ययी होना है, वह हम यहाँ देख रहे हैं। बड़ा एक सुंदर नमूना। और उस समय यह संकलन प्रतिनायक कहानी संकलन अनामिका जी का 1979 में आ जाता है, जब वे वही। यही कोई 18 वर्ष के आसपास की रही होंगी। और जाहिर है कि यह कहानी संकलन में आने से पूर्व ही कहीं छपी है। तो इतनी कम उम्र में अपेक्षाकृत भाषा के स्तर पर भी देखें या कहानी का जो शिल्प है, जिस तरह से पूरा कथ्य आता है, और जो आप बात कह रही थी बड़े ही सूक्ष्म तरीके से, बड़े ही बगैर बोल्ड हुए पूरी बात आती है। तो एक तरफ तो लेखिका यह लिख रही हैं कि लोगों को गाड़ियां वैक करने में अब दिक्कत नहीं होगी, चाहे लोगों का जीवन, इन चरित्रों का जीवन क्यों न बैक हो जाए, क्यों न पीछे चला जाए। और बिल्कुल छोटे छोटे जो छोटे छोटे भाव हैं वो आए हैं। जब मैं स्वयं गांव में रहा हूं 10वीं तक, तो हमने अपने घरों में और गांव के दूसरे घरों में देखा है गोईठा को थापते हुए, थापना बोलते हैं, गोईठा थापना, वहां इसको रचनाकार ने बांधना कहा है। गोबर को हम बांध रहे हैं या थाप रहे हैं, तो उंगलियों के निशान उसमें पड़ते हैं। और उसमें जिस तरह से तारों में हम बचपन में या अभी भी हम तारे देखते हैं आकाश में, कई छोटे शहरों में अब भी तारे हम देख पाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उनमें जो आकार बनते हैं। तो गोईठों में जो आकार बनता है उपलों में, वहां भी रचनाकार की नजर गई है। कहीं हाथी का आकार है, कहीं कुछ आकार है। तो बड़े ही अच्छे एक तरीके दृश्य तो से, इसमें इतना सुंदर है, वो तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मतलब 3 बहुत ही पोएटिक, जिसे काव्यमय दृश्य इस कहानी में है, उसमें से एक तो बहुत ही सुंदर है, जिसमें वो कहती हैं कि वो जो कैलेंडर है, कैलेंडर इस तरह से उड़ रहा था, कैलेंडर जिस तरह से बार बार उड़ रहा था, एक जिद्दी के बच्चे की तरह से पैर पटक रहा था, ऐसा आता है। वो इतना सुंदर है। और वो भी देखिए जक्स्टापोजिशन कि एक गांव से आया हुआ, एक ऐसे परिवेश से आया हुआ बच्चा, जिसने अपनी माँ की कभी उजली साड़ी देखी ही नहीं है, उजली चमचमाती हुई साड़ी देखी ही नहीं है, जिसने कभी इतने चिकने गब्दे बच्चे देखे ही नहीं है, वो जब एक कैलेंडर में तो यहाँ पे भी वो जो जिस व्यंग की आप बात कर रहे थे ना, यहाँ पे भी वो एक किस्म का व्यंग है। जब वो राजू के मन में ये आता है कि ऐसी चिकनी साड़ी और ये बच्चे कैसे इतने सौहार्द से, इतने हमारे यहाँ तो कैसे ही चिल्ल पौ मचाते हैं और एक दूसरे के पीछे जीना हराम कर देते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ पे भी एक किस्म का व्यंग है कि वो ये जिसे हमारे पढ़े लिखे शहरी जीवन ने जीवन मान लिया और एक जीवन का सजा हुआ सा स्वरूप, चिकना चुपड़ा सा स्वरूप, और उन्हीं इस बहुत ही लिमिटेड चिकने चुपड़े से स्वरूप वाले समाज के लिए ही सारा विकास है। उनको गाड़ी मोड़ने में सुविधा हो, लेकिन उस चाय की गुमटी से जुड़े हुए कितने लोग हैं, उनका क्या होगा? इस विकास में उनकी खोज खबर लेने की कोई कोशिश नहीं नजर आती। तो बहुत ही एक तरह से मार्मिक कहानी और अपने समय से आगे की। जी। और वहीं पर जिस कैलेंडर को कह रहे हैं, वो देखिए वहां पे कैसे लेखक ने कल्पनाशीलता
का परिचय दिया है कि राजू मास्टर कैलेंडर के जो वे बड़े प्यारे दृश्य हैं, बंगला है और बंगले में चाय पीते हुए लोग हैं और उनके बच्चे हैं, कि एक आलीशान बंगले का खूबसूरत लॉन था वहां उस कैलेंडर में, एक और मोटे मोटे दो बच्चे खेल रहे थे और दूसरी ओर ब्लू रिबन चाय पीते उनके माँ बाप खड़े थे। तो यह जो स्वप्न है, यह जो स्वप्न है, कैलेंडर उस स्वप्न का ही प्रतीक है। और वह कैलेंडर कहाँ टंगा हुआ है? एक मामूली सी चाय की दुकान में। और राजू मास्टर कैसे उसको गौर से देखता है, क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी चीजें अपने पास है कहाँ। तो कहीं ना कहीं हरकुल जी, यह मुझे जो लगता है कि ये राजू का स्वप्न नहीं है, ये ये एक ऐसा स्वप्न है जो हम पर थोप दिया गया है। जी सच मैं बात वही यह कहना चाह है रहा हूँ। कि सच बात यह है कि इस कैलेंडर में जो माँ है वो माँ जैसी नहीं है। इस जी कैलेंडर में जो बच्चे हैं वो बच्चे जैसे नहीं है। ये सब कुछ नकली खिलौनों जैसे हैं। ये बहुत जरूरत से ज्यादा सजे संवरे हैं। एक नकली जीवन की ओर हम जी बढ़ रहे हैं। इसका भी जी संकेत है, इसका भी व्यंग है। हाँ जी, मैं वही बात कह रहा था कि स्वप्न नुमा दुनिया है। वह जो जी स्वप्न नुमा दुनिया है, तो वो एक तरह से उस जगह को, उस कैलेंडर, फड़फड़ाते हुए कैलेंडर से उन दृश्यों को उतार दिया गया है जी कहानीकार के द्वारा। तो उससे भी एक तनाव पैदा किया गया है कि एक बिल्कुल तरफ यह एक मामूली सी जिंदगी है, यहां भी चाय बन रही है, और दूसरी तरफ चाय पीते हुए वे लोग भी हैं। लेकिन फिर देखिए, यह जो जीवन के दो अलग अलग हिस्से हैं, जाहिर है कि कुछ लोगों के हिस्से में वैसी विलासिता या वैसी खुशियां भी शामिल हैं, उपलब्ध हैं। तो उस विडंबना को भी दिखलाया गया। यह विडंबना कुछ वैसी ही है शंपा जी की, जैसे हम देखते हैं ऑटो पर या साइकिल रिक्शा पर तारिकाओं के चित्र, बिल्कुल नायकों के चित्र। तो बिल्कुल वह जो दुनिया है, बिल्कुल जो एक सपनीली दुनिया है, खुरदुरी दुनिया के साथ सपनीली दुनिया के जो पोस्टर हैं, कहीं ना कहीं रचनाकार हमें उस ओर भी ध्यान लेकर दिलाना चाह रहा है। तो वह भी है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव पॉइंट देखिए, चाहे जो भी हो, कुछ देर के लिए आदमी खो जाता है, तो बाद में जब सोचता है कि नहीं नहीं, वो जो चमक है साड़ी पर, वो चमक की बात ना करिए, श्री की बात, अब शब्दों को देखिए कि उसकी साड़ी पर श्री नहीं है, चमक नहीं है। चमक न लिख के रचनाकार श्री लिख रहा है। जी और वह, मुझे लगता है, उसको लगता है कि मैं अगली बार जब गांव जाऊंगा तो अपनी माँ ले के लिए जाऊंगा। साबुन का टिकिया भी ले जाऊंगा। हम्म, तो वह जो कहानी है प्रेमचंद की, ईदगाह, ईदगाह ही है ना जी नाम उसका, हाँ ईदगाह हाँ कहानी जो है, और जो उसका बच्चा है नायक हामिद, वह जिस तरह से चिमटा ले जाता है। चिमटा ले जाता है अपनी दादी के लिए, तो ठीक उसी तरह से, दादी ही है वो शायद कहानी में, तो उसी तरह से यह जो लड़का है राजू मास्टर, यह सोचता है कि मैं अपनी माँ के लिए साबुन की टिकिया ले जाऊंगा। तो बिल्कुल मामूली सी चीजों की तलाश और उसमें खुशियों को शामिल कर लेने की जुगत है। मामूली लोगों की यह कहानी किस तरह गैर मामूली बन जाती है, क्योंकि अंततः वह दुकान तो समिधा ही बन जाती है, बिल्कुल जहां कई बार ईंधन के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी को लेकर भी एक वहां पर प्रतियोगिता जैसा भाव है कि कोई और पानी पहले ले ले तो पहले मैं ले लूं। तो और जो वो दोनों जो लोग हैं, दोनों श्रमिक जो हैं, और यह भाषा देखिए कहानी के पहले ही पैरा में कि कहीं कहीं कैसे बड़े ही सरल ढंग से अनामिका जी उन शरीर के उन दृश्यों को उठाती हैं। जैसे यह देखिए कि धोती घुटनों तक सरक आई थी और पैरों की एक एक नस ने कुछ इस अंदाज में छाती फुला रखी थी कि हम पैरों में पड़े हैं तो क्या हमें कोई किसी से कम नहीं समझे। तो ये जो जी श्रमिक वर्ग है, जो जी जाहिर है कि ज्यादा काम करने से या अधिक शारीरिक श्रम करने से
चिकित्सीय सुविधाओं से वे दूर भी हैं, तो उनके हम्म, पैरों में हम देखते हैं इस तरह से नसें उभर जाती हैं। तो वहां भी वह एक अलग ढंग से, काव्यात्मक ढंग से जी उसको रचनाकार उभारता है। तो एक ऐसी कहानी है समिधा, जो आज भी, जिसको हम लोगों ने इस पे चर्चा की, आपने इस कहानी का इतना सुंदर पाठ किया, लगता नहीं है कि यह कहानी कहीं पुरानी है, या समझिए कि लगभग 50 वर्ष या कहीं 48 वर्ष पूर्व यह कहानी लिखी गई होगी। आज भी इस तरह से दुकानें टूट रही हैं, घर भी टूट रहे हैं, वृक्षों को काट दिया जाता है हाईवे के नाम पर। चलिए, अगर हाईवे आप बना भी रहे हैं, वृक्षों को काट भी रहे हैं, तो आप यह नीति क्यों नहीं बनाते कि उससे जो नया हाईवे बन रहा है उस पर जो है वृक्ष भी उतनी ही संख्या में लगाए जाए, या पहले वो सब व्यवस्थाएं कर ली जाए, तब इनको ये किया जाए। तो अभी कई सारी ऐसी जरूरतें हैं पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर या पर्यावरण को लेकर, जिस पर हमें और अधिक चौकन्ने होने की जरूरत है। बिल्कुल। और जी, तो यह कहानी वही उन्हीं दृश्यों को याद दिलाती है जिनसे हम आज भी दो चार होते रहते हैं, और कहीं आज ना कहीं। आज ये जी, ज्यादा मौजू है, मतलब मुझे जी, लगता है आज बिल्कुल। की, बिल्कुल ये आज की असलियत है, आज की रियलिटी। अब जी, तो हर शहर दूसरे शहर, अब तो जिस तेजी से दुनिया भागना चाह रही है, पूरे जी, सारे गांव को छोड़ते हुए शहर से शहर जुड़ते चले जा रहे हैं। या जो शिवदयाल जी की ही कविता है, जी गर्दनी बाग, उसी जी शहर से मैं भी आता हूँ, पटना शहर से, और मेरा भी कुछ समय उस मोहल्ले में गुजरा है। तो वे जिस तरह से याद करते हैं उन पुराने बंगलों को, अब बिल्कुल उन बिल्कुल। समयों को तोड़कर उन पर बहुमंजिला इमारतें बनाई जाएंगी, तो वो जो स्मृतियां हैं पशु की, पक्षियों की, और छोटे छोटे जो विवरण है, वे बड़े कारुणिक हैं। तो ये जो एक मंजिला घरों को, कॉटेज नुमा घरों को ढहाकर उन जगहों पर जब हम बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं, तो ये भी संविधा बिल्कुल ही है। तो वो आज भी ऐसे कई दृश्य, ऐसी कई कविताएं रची जा रही हैं, लोग लिख रहे हैं। यह लगा नहीं इस कहानी को सुनते हुए, इस पर चर्चा करते हुए, कि यह कहानी इतनी पुरानी होगी। और मुझे लगता है कि यही इस कहानी की ताकत है, कि भाषा हो या शिल्प हो या कथ्य हो, इन स्तरों पर यह कहानी आज भी उतनी ही सशक्त है और हमें प्रभावित करती है। मित्रों, अनामिका जी की दो कहानियों का पाठ शंपा शाह जी कर रही हैं। अभी हम लोगों ने समिधा कहानी का पाठ सुना, उस पर जो चर्चा हुई वह भी काफी उपयोगी हुई होगी, ऐसी उम्मीद रखता हूं। शंपा शाह जी की टिप्पणी अनामिका जी की कहानी संविधा पर सुनने को मिली, और जैसे कि योजना थी कि आज अनामिका जी की दो कहानियों के माध्यम से कुछ संवाद होगा, तो उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में आज अनामिका जी की एक और कहानी, इमारत की पायदारी का, पहले शंपा शाह जी से पाठ सुनते हैं और फिर इस पर कुछ चर्चा भी होगी। इमारत की पायदारी। और मित्रों, यह कहानी आप में से कई लोग संभवतः जान भी रहे हों, सारिका का महिला कथाकार अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। अगस्त की बात है, अगस्त अंक 2, और जिसको लिए लिखा गया है 19 अगस्त से 1 सितंबर 1977। सारिका का महिला कथाकार अंक, मैं बीच में इसके चित्र भी दिखलाऊंगा। हमें एक मित्र की ओर से उस समय का आवरण और वे पेजेस भी प्राप्त हुए। सारिका के इस महिला कथाकार अंक में कई लोगों की कहानियां थी, जिनमें सविता बैनर्जी, कांता सिन्हा, चित्रा मुदगल, अनामिका, अनीता औलख, फरीदा नसरीन, अनुराधा दुबे, शीला इंद्र आदि। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग
अनामिका जी की इस कहानी को सुनते हैं, जिसका शीर्षक है, आप सभी जान रहे हैं, इमारत की पायदारी। शंपा शाह जी को सुनते हैं इस कहानी का पाठ करते हुए। जी शंपा जी, स्वागत, हार्दिक स्वागत। जी अर्पण जी, कहानी को पढ़ती हूँ। कहानी का नाम है इमारत की पायदारी। हर शाम एक बदरंग साइकिल रमाकांत बहेलिये की दुकान के सामने खड़ी होती है। शंख सी आंखों वाला कोई लड़का कतार में सजे पिंजड़ों में से किसी एक की ओर इशारा करता हुआ मोल पूछता है और फिर बिना एक भी शब्द बोले एक हाथ से रुपए बढ़ा दूसरे से पिंजड़ा पास खींच लेता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर विशंबर नाथ का पोखरा है, जिसके किनारे खड़े बरगद के नीचे साइकिल फिर रुकती है। पिंजड़े का दरवाजा खुलता है और कुल बुलाकर एक रौ में दूर उड़ गए पक्षी का पीछा शंख सी वे आंखें फूंक ओंकार रही सुशांति से करती हैं। 2-4 क्षण रुक कर साइकिल बढ़ती है और इस बार भीड़ में खोसी जाती है। दुकान की बगल वाले मकान की सौदामिनी अपनी लंबी लंबी उंगलियां चटकाती बहुत गौर से सारा सब कुछ देखती है। साइकिल की भीड़ में खोते ही पोखरे की ओर दौड़ कर पास ही कहीं पड़ा खुले दरवाजे का पिंजड़ा जतन से घर ले आना उसकी दिनचर्या में शामिल है। 23 पिंजड़े जमा हुआ हैं उसके पास। सारा दिन मूसलाधार बारिश होती रही। सौदामिनी को निश्चय हो लिया कि वो आज नहीं आएगा। फिर भी अंधेरे होने तक खिड़की पर बैठी रही। वैसे आंखें राह की ओर नहीं, आकाश की ओर लगी थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, बहुत दिन बीते। शंख सी आंखों वाला लड़का अब इधर से कभी नहीं गुजरता। क्या पता बीमार पड़ गया हो, क्या पता नानी के घर चला गया हो, क्या पता परीक्षाएं पास हो, क्या पता रोज इतने पैसे पानी में फेंकने के लिए अम्मा पापा से डांट पड़ी हो। खैर, नहीं आता तो नहीं आए, सौदामिनी को क्या। धीरे धीरे वो उसे भूलने लगी है। पिंजड़ों के प्रति भी वैसा मोह नहीं रह गया। उदारता पूर्वक उसने उन्हें मोहल्ले के बच्चों में बांटना शुरू कर दिया। इंकलाब के नारों से सारी गली गूंज उठी है। सभी घरों के बरामदे में लोग घेर आए हैं। इतना बड़ा जुलूस सौदामिनी ने पहले नहीं देखा था। उछाल से उसकी नसें फटी जाती हैं। अरे अरे अरे, दबंग कदमों से सबके आगे आगे लाल पताका लिए चल रहा लड़का तो वही है। पता नहीं क्यों सौदामिनी का मन अचानक बहुत चंचल हो आया। इच्छा हुई कि झटपट सीढ़ियां लांघती हुई वो भी सड़क तक जा पहुंचे और जुलूस के पीछे हो ले। वैसे सौदामिनी को क्रांति से कभी खास दिलचस्पी नहीं रही थी, पर इन दिनों वो बहुत जागरूक हो गई है। देश की सामयिक समस्याओं पर देर देर तक सोचती है। मृणाल से मंगवाकर लाल पीले पैम्पलेट पढ़ती है। अखबार देखना भी शुरू कर दिया है। सौदामिनी के चाचा आए हैं दरियापुर से। सौदामिनी, मृणाल, गौरव, सीमा सब के सब कुछ भूलकर सारा दिन इर्द गिर्द सिमटे रहते हैं। वैसे तो चाचा जब से आए हैं हर दिन महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। कभी यहाँ की सैर, कभी वहां की सैर, कभी आकाश की गप, कभी पाताल की। पर आज का दिन तो विशेष महत्वपूर्ण है। चाचा ने वादा जो किया है कि अपने हाथों में रसोई संभालेंगे। अभी चूल्हे के इर्द गिर्द सामान ही इकट्ठा हो रहे थे कि दौलू राम आ पहुंचा। साहब, शहर के दक्षिणी कोने में दंगा हो गया, जीप लाया हूँ। जूनियर वॉलेंटियरों से स्थिति संभाले नहीं संभली तो विवश होकर आपको बुला भेजा है। चाचा चौंक कर उठ गए, उड़ती नजर बच्चों पर डाली और तेज तेज कदमों से माँ के कमरे की ओर बढ़े। भाभी, जाना तो होगा ही, तुरंत। देर हो जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा। खाने के समय प्रतीक्षा की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाते जाते मृणाल से कह गए, सॉरी यार, रियली वेरी सॉरी। अच्छा,
कल जरूर। गौरव और सीमा को तो खैर माँ की थपकियों के बगैर नींद ही नहीं आती। सौदामिनी और मृणाल चाचा के पास सोते हैं। उस रात जब तक चाचा नहीं लौटे, दोनों के दोनों बिस्तर पर जागे पड़े रहे। जानने की उत्सुकता थी कि क्या क्या हुआ, पर चाचा आए तो इतने क्लांत लग रहे थे कि कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऊपर से अम्मा पापा से डांट भी पड़ गई। क्या भाई, इस तरह देह धुली जाती है? पार्टी तुम्हें जीतकर क्या दे देगी? पता है क्या वजह है? इतनी देर खाया न पिया, जत्थे से जूझते रहे। छी, चाचा को डांट सुनने का सलीका नहीं आता। ऐसे में कहीं मुस्कुराना चाहिए। सुबह सुबह चाचा को फिर ड्यूटी बजाने जाना था। ड्यूटी 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 तो तब बनती थी कि दिया वचन निभाते, पर नहीं, ये जाएंगे टाउन हॉल में भाषण भाषण झाड़ाने। मृणाल बोले चले जा रहा था। सौदामिनी ने प्रतिवाद किया, कितने स्वार्थी हो जी तुम। पढ़ा नहीं सिविक्स की किताबों में कि हर नागरिक से देश को अपेक्षा होती है कि वो व्यक्तिगत हितों की सामाजिक हितों पर बलि चढ़ा दे। हमारे चाचा कोई ऐसे वैसे थोड़े ही है कि समय की मांग नजरअंदाज कर जाएं। ऊंचा ओहदा ठुकराकर क्रांति में कूदे हैं। इतना बड़ा त्याग सबके वश का नहीं होता। और हाँ, जनाब को मैं ये बताना तो भूल ही गई कि आज संगोष्ठी में चाचा मुझे भी ले जाएंगे। चाचा वाकई अच्छा बोले, और अच्छा बोला शंख सी आंखों वाला वो छात्र नेता भी। बस इन्हीं दो के भाषण तो जम पाए। कम से कम सौदामिनी की यही राय है। सिर पर पट्टी बंधी थी। कल के दंगे में हिंसा पर उतारू हो गए लोगों का विरोध करते हुए इसका सर किसी बेरहम की लाठी से फूट गया। चाचा बता रहे थे, पक्का सत्याग्रही है, 2-4 बार जेल भी हो आया है। चाचा चले गए। जीवन की सारी रंगीनियां छिन गईं। फिर वही सपाट सी दिनचर्या जीते हुए कितने ही महीने बीत गए कि अचानक एक दिन सौदामिनी ने सुना कि तख्ता पलट डाला गया, नई सरकार गठ गई। सुनते ही शंख सी आंखों वाले के प्रफुल्ल होठों का स्मरण उसे हो आया। सारा मोहल्ला उछलती फिरी उस दिन। दोस्तों ने पूछा, क्या बात है मिनी, आज क्यों इतना खुश हो? तो दर्प से बोली, जब देखो तुम लोग अपनी बातों की सोच में उलझे रहते हो। देश प्रदेश का कुछ हाल पता है? अरे ऐतिहासिक महत्व की घटना घट गई है। प्रजातांत्रिक मूल्य वापस होने में अब देर नहीं है। गीता, पिंकी, श्यामाचरण ने एक दूसरे की ओर देखा और प्रायः साथ ही बोले, मिनी, विशंभर नाथ के पोखरे इधर यही उत्सव मनाने के लिए कॉलेज के लड़कों की होली मन रही है, चलोगी देखने? गुलाल की मोटी परतों और भंग पीछे हुए लड़कों से सारी धरती पटी पड़ी है। हम तो पहले ही देखा है। घर से अनुमति नहीं ली थी, इसलिए सौदामिनी सहमे सहमे कदमों से बढ़ी। बरगद के नीचे चंदन अक्षत पूजे पत्थर का जो टुकड़ा पीले कपड़े में लिपटा पड़ा है, उस पर चौक से किसी ने लिख डाला था मुर्दाबाद। पढ़कर श्यामाचरण बहुत हंसा। तीनों लड़कियों की भ्रुकुटियां तन गई। लड़के रंग की नाद पर तबला बजाते हुए विरह रो रहा है, मिलन गा रहा है की पैरोडी गा रहे थे। शंख सी आंखों वाला लड़का वहां नहीं दिखा। पिताजी के सबसे प्यारे मित्र क्रिस्टो सेन हैं, हजरतगंज वाले। उनकी पत्नी के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो सौदामिनी और माँ मिलने गई। क्रिस्टो साहब ड्राइंग रूम में शंख सी आंखों वाले के साथ बैठे थे। देखते ही उठ खड़े हुए, सौदामिनी के बाल सहलाए, माँ की ओर उन्मुख हो 32-3 दांतों का उन्मीलन किया। ब्रैकेट में इनके अभिवादन का यही ढंग है। किसी के आगे हाथ जोड़ते सौदामिनी ने कभी नहीं देखा। सरिता मौसी का कमरा ड्राइंग रूम से सटा ही हुआ है। दरवाजे लगे हुए थे, अंदर ड्रेसिंग हो रही थी। तब तक सौदामिनी और माँ को यहीं बैठना था। शंख सी आंखों वाले से अपनी बातचीत खत्म करते हुए क्रिस्टो साहब बोले, तो भैया, तुम्हारे साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। सद निमित्त के लिए
तुम अब तक समर्पित रहे और पूरी निष्ठा के साथ समर्पित रहे। पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के क्रम में कई बार मैंने सड़कों पर तुम्हें बूट पॉलिश करते तक देखा, पर इतनी कम योग्यता और इतने विशृंखल कैरियर पर कैसे दिला दूं नौकरी तुम्हें? मैट्रिक किया, फिर जाकर 3 साल बाद पढ़ाई शुरू की। मैट्रिक में प्रथम श्रेणी पाने वाले को इंटर में तृतीय श्रेणी जाने कैसे आ गई? शुक्र है हतोत्साह नहीं हुए और बीए में नामांकन कराया। एन परीक्षा की घड़ी आंदोलन जगा और उधर ही प्रवृत्त हो गए। ग्रेजुएट तक नहीं हो और हमारी ऑफिस में सामान्य से सामान्य लिपिक भी ग्रेजुएट तो है ही। कहता हूँ 1 साल मेहनत से जुटकर बीए कर लो तो चेहरा 10 मन का कर लेते हो। जरूर माँ बाप और आगे तुम्हारा खर्चा उठाना नकारते होंगे। सही है, तुम्हारी उम्र निर्भर रहने की नहीं रही। घर में छोटे भाई बहन होंगे, अब उनका भविष्य बनाए माँ बाप कि तुम पर ही न्यौछावर हो रहे हैं। ठीक से पढ़ाई की होती तो अब तक उनके बूढ़े कंधों का सहारा होते। खैर, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम्हारे उद्देश्य पवित्र थे। बड़े लोगों के अनुशंसा पत्र लाए हो, सबने एक स्वर से तुम्हारे दृढ़ चरित्र और संतुलित व्यवहार की प्रशंसा की है। निराश होने की खास जरूरत नहीं। आवेदन दो, देख लूंगा। फिर कितने ही साल बीते। सौदामिनी ने इंटर किया और उसकी शादी हो गई। एक दिन पति के कोई चित्रकार मित्र प्रवास के कारण विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाने का पछतावा जाहिर करते हुए घर आए, भव्य सी अपनी भेंट के साथ। नीले रेशम में लिपटी कोई लंबी चौड़ी चीज थी। उत्सुकता से सौदामिनी ने रेशम हटाया और क्षण भर के लिए उसकी आत्मा सिहर उठी। फूल के आकार में कटे चंदन पर मायूस रंगों से उभारा गया एक बेहद ही खूबसूरत चित्र था। हिमाच्छन्न भूमि, ऊंग से रहे चीड़ और पर्वतारोहियों की एक टुकड़ी के पीछे पीछे उनके बोझ ढोता चल रहा वही शंख सी आंखों वाला लड़का। ये चित्र कहाँ बनाया आपने? कब बनाया? सौदामिनी बेतरह उत्तेजित थी। पिछले वर्ष रानीखेत में, वे मुस्कुराए। कितनी बढ़िया अभिव्यक्ति इस कुली के चेहरे पर है, देखिए। सौदामिनी पति की ओर उन्मुख हुई। उनकी भी आंखों में किरणें उभरी। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते के अनगिनत उतार चढ़ावों में अपने हुजूरों के साथ चलेगा, उन्हें मार्ग निर्देश देता हुआ, और जब चोटी पर पांव रखने की घड़ी आएगी, सब कुछ उन्हें सौंप चुपचाप लौट आएगा। इस कुली का स्वतंत्र चित्र बना देंगे आप मेरे लिए? इस कुली का स्वतंत्र चित्र बनाने के लिए तो पेंटिंग लौटा ले जानी होगी। अब मुझे उसकी सूरत सीरत थोड़े ही याद है। देखकर बनाऊं तो बना सकता हूँ। मगर वे हंसने लगे। चित्र पूरा होकर आया तो सौदामिनी उसे अपने कमरे में ले गई। पूर्वी दीवार पर महापुरुषों की बहुत सी तस्वीरें एक कतार में टंगी थी। उन सब से हाथ भर ऊपर एक कील ठोक सौदामिनी ने वो चित्र अटकाया। बस, कहानी यही समाप्त होती है। जी मित्रों, यह कहानी जितनी भावप्रवण है उतना ही प्रभावी पाठ आज हम लोगों ने शंपा शाह जी से सुना, और किस तरह से एक बड़े राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह कहानी रची गई है। आंदोलन बड़ा है, उद्देश्य बड़े हैं, छात्र, उस समय की नई पीढ़ी उससे जुड़ी हुई है, अपने करियर की चिंता किए बगैर, मगर व्यवहारिकता का तकाजा या दुनियावी जो
चीजें हैं, उसकी अपनी गति होती है। कैसे एक स्वप्नदर्शी युवक की क्रमशः जो दशा होती जाती है, उसे नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिलती है, उसे आगे पढ़ना है, मगर घर वालों से जो है वह उसे समुचित सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि घर में और बच्चे भी हैं और वह एक आंदोलनकारी हो गया है। तो आंदोलन के दौरान इस तरह के कई सच हमारे सामने आते हैं। आज भी ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो इन महत् उद्देश्यों के लिए आगे आए, अपना सर्वस्व होम किया और उन्हें संभवतः इसका कोई दुख भी न हो, मगर उससे जुड़ा हुआ कोई और जो चरित्र है, जैसे यहाँ की सौदामिनी है, शंख आंखों सी वाले लड़के के साथ, तो उसे दुख होता है, क्योंकि वह उसके उन महत् विचारों को और क्रांति के लिए समर्पित उसके जीवन को बड़े गौर से देख रही है। और वह कहानी में यह प्रसंग भी आता है कि उसे खास इन चीजों से मतलब नहीं था, मगर प्रेम स्नेह के उस दौर में वह उससे जुड़ी हर चीज पसंद करने लगी थी। उसे वे आंदोलन, वे क्रांति के विचार भी अच्छे लगने लगे थे, मगर क्रमशः उसकी क्या स्थिति होती है, कहानी इस ओर जाती है। मगर सौदामिनी की नजरों में शंख के रंगों की आंखों वाला वह लड़का कैसे एक नायक का सा उभरता है, जो अपने कहानी के अंत में सुना कि सौदामिनी अपने घर की पूर्वी दीवार पर महापुरुषों की कई तस्वीरों की कतार में उन सबसे ऊपर, एक हाथ ऊपर, उस युवक का चित्र टांगती है। बेहद ही महत्वपूर्ण कहानी, और इस पर हम लोग शंपा शाह जी की टिप्पणी लेंगे। जी शंपा जी। अर्पण जी, पिछली कहानी की तरह ये देखिए, ये कहानी भी छोटे छोटे दृश्यों से बनी है, और यहाँ भी जो कहानी की जो कहना चाहिए कि जो बड़ी थीम है, वो सीधे के सीधे कहानीकार नहीं कह देता। उस थीम को, वो जो मुख्य कथानक है, जो उसका जो केंद्रीय बिंदु है, इस कहानी का अवलंब है, जो मुख्य अवलंब है, उसको एक तरह से ये कहानी इस तरह से खोलती है कि एक तरह से देखें तो जो भाव आपके मन पर छाता है, वो एक प्रेम कथा का, एक प्रेम कहानी का भाव है जो आपके मन पर छाता है। और इतना सुंदर लगता है कि वह लड़का, उस लड़के का कोई नाम पूरी कहानी में नहीं बताया गया है। हालांकि ऐसे मौके आते हैं। आखिर सौदामिनी जो है, उसके चाचा उस लड़के को जानते थे, और इसी तरह से उसके पिता के जो करीबी मित्र थे, उनके यहाँ वो मिलता है, तो जाहिर है वो भी उस लड़के का नाम जानते होंगे। लेकिन कहानीकार ने कुछ सोच कर उस लड़के का नाम नहीं बताया, और लगातार सौदामिनी पूरी कहानी में उसे शंख सी आंखों वाला लड़का कहकर ही बुलाती है। और ये शंख सी आंखों वाला लड़का जब वो कहती है, तो इसमें एक तरह से एक दूरी भी है, और एक बड़ी कोमल काव्यात्मक भावना भी छिपी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे जो देश हैं, जिनका एक पारंपरिक समाज है, जिसका ढांचा खास तौर पे जब ये कहानी लिखी गई थी, तब तो निश्चित तौर पे इस तरह से खुला हुआ नहीं था। तो हमारे जीवन में हमारे जैसे जो समाज होते हैं, उसमें जो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, वो लगभग
कुछ इसी तरह की होती है जिसका संकेत जिस जिस तरह से इस कहानी में होती है। यानी एक ऐसा प्रेम जो होता तो भरपूर है, पर जिसका इज़हार सच पूछो तो हम खुद से ही नहीं कर पाते कभी। नायिका एक तरह से उसका इज़हार करती भी है और नहीं भी करती। ना कहानी में ये तो बताया ही नहीं गया है कि क्या उस लड़के के मन में भी कोई ऐसी बात थी। उसकी तरफ से कुछ भी बात नहीं है और लेकिन नायिका के मन में जो उसके प्रति कोमल भाव है, ये ज़रूर ठीक-ठीक ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेम का ही भाव है, उसमें आदर भी है, एक तरह से वो जिन मूल्यों के लिए खड़ा है। अ अ, जब वो एक तो ये भी है कि ये जो इस कहानी की जो नायिका है सौदामिनी, वो उस लड़के को तब से देख रही है, जब वो दरअसल नेता नहीं हुआ। अभी वो छोटा ही है, लेकिन उसके मन में, उस लड़के के मन में स्वतंत्रता के प्रति जो लगाव है, ये बड़ा सिंबॉलिकली पहले ही आता है कि वो हर दिन बहेलिए की दुकान के पास आकर एक खस्ताहाल साइकिल रुकती है और वो लड़का एक पिंजरा खरीदता है और बस कुछ दूर जाकर उस पिंजरे में से पक्षी को आज़ाद कर देता है। तो ये जो आज़ादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति जो उसका समर्पण है, जिसके लिए वो बच्चा अपने बहुत ज़रूरी खर्च के पैसों को उस पर लगाता है। निश्चित ही वो भी अपनी एक बहुत ही ख़ास छाप छोड़ते हैं और फिर वही उसी लड़के को वो जुलूस में देखती है। फिर उसी लड़के को का पता चलता है कि चाचा के साथ वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और अपने जीवन को किस तरह से वो जो उसका जब वो उसके अंकल के घर जाती है तब इस वहाँ पे इसका हल्का सा हमें आभास होता है कि वो लड़का चाहता तो पढ़ने लिखने में वो खासा बुद्धिमान था और उसकी चारित्रिक दृढ़ता का भी जिक्र वहाँ पे आता है। तो वो जाहिर है कि वो चाहता तो कोई बड़ा ओहदा या बहुत आसानी से किसी बड़ी नौकरी पर वो हो सकता था, लेकिन अपने मूल्यों के लिए किन्हीं मूल्यों को जिनको कि हम अपने जीवन से भी ऊपर लक्षित करते हैं, चिन्हित करते हैं, उन मूल्यों के लिए अपने को पिछली कहानी में समिधा में भी ये बात आई थी अपने को होम कर देने की और यहाँ भी ये बात आती है कि जब कोई इमारत तैयार होती है मुझे लगता है कि 77 में अगर ये कहानी छपी है तो इस कहानी में जिस क्रांति का जिक्र है वो संभवतः इमरजेंसी और इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश जी से जुड़े हुए आंदोलन की शायद इसका भूमि होगी, पृष्ठभूमि होगी। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था जिसने छोटे से छोटे बच्चे पर और जो भी उस समय पे लोग थे उन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। स्वयं मेरे मन पर भी और शायद अनामिका जी के मन पर भी। तो दोनों ही कहानियों में देखिए एक तरह से एक किस्म की समानता है। यहाँ पे भी लेखिका की नज़र उस पर है कि ये जो इमारत बनती है, ये चाहे ये इतना बड़ा आंदोलन जो रहा, उसके कई नामी नेता हुए होंगे और इस आंदोलन ने देश को एक बहुत कठिन दौर से बाहर निकाला और जो हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र खतरे में पड़ गए थे, वो आखिर इस आंदोलन के कारण विफल हो गए वो और हमारी लोकतंत्र को हम बचा पाए। तो ये जो इतना महत्वपूर्ण काम था, ये जो इमारत बनी, दरअसल उसकी पायेदारी जो लोग कर रहे थे, वो उनका कहीं नहीं पता चलता। वो तो समिधा की तरह उसमें होम हो जाते हैं। तो दोनों ही कहानियों
में बात करते हुए देखिए किस तरह की समानताओं की ओर ध्यान गया और बहुत ही नाजुक इस कहानी में कुछ है जो बहुत नाजुक है और मुझे तो ये बात बहुत मार्मिक लगी कि इसमें हमें उस लड़के का नाम नहीं पता है और लगातार ये हमारे समाज के बारे में और यहाँ प्रेम किस तरह से होता है उसके बारे में भी ये एक बड़े बिल्कुल कुछ ना कहकर ये कहानी सब कुछ बताती है। ऐसा तो कोई जीवन नहीं हो सकता जिसमें कोमल भावनाओं का स्फुरण ही ना हो कि वे भावनाएं अंकुरित ही ना हो, ऐसा तो कोई जीवन नहीं होता। वे होती हैं और अनाम सी रह जाती हैं पर हमारे जीवन हम भले उसका किसी से साझा नहीं करें पर किस तरह से वे हमारे जीवन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। दोनों ही कहानियों की जो एक और विशेषता है वो है जिसको अंग्रेजी में शब्द है ब्रेविटी। इतने कम में अपनी बात को कहना और एक तरह से कहा जाए तो कहानी विधा का ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। उपन्यास में एक पूरा फलक होता है जिसमें कहानी का विस्तार किया जा सकता है। कहानी पूरी बन पाए ना बन पाए पर उसमें इतना विस्तार होता है कि एक तरह से कथा अपने आप ही खड़ी हो ही जाती है और इसके उलट कविता में सब कुछ इतना संक्षिप्त होता है, इतना सघन होता है कि पूरी कहानी कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। कुछ पूरी तरह से बन पाए वहाँ पे भी आसान होता है। उन अर्थों में मुझे लगता है कि कहानी का जो स्ट्रक्चर है उसे साधना मुझे लगता है सबसे कठिन होता है और ये बहुत दिलचस्प है कि अनामिका जी ने इतनी कम उम्र में कहानियाँ लिखी और उसके स्ट्रक्चर को उसकी मितव्ययी ही आपने कहा था कि इतने कम से कम में इतना बोलना साहित्य का कला का काम ही ये होता है कि वो कितने कम में कितना बोले। तो मुझे लगता है कि दोनों कहानियों के लिए अनामिका जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी महत्व की और इतनी संक्षिप्त इतनी अनामिका जी की भाषा के बारे में अगर कहें तो उसमें एक किस्म की रवानगी है। ये बात तो उनके उपन्यासों में उनकी कविता में सभी जगह गौर की जा सकती है। उनकी भाषा में एक लय है, एक लय है जो एक गति है, एक लय है जो कभी भी एक पल को भी साथ नहीं छोड़ती। और ये जो उनका सिनेमेटिक अंदाज है, सिनॉप्टिक, एक बिल्कुल छोटे छोटे से दृश्यों से कहानी का रचाव करना। जैसे उसने कहा था मैं है ना वो अपनी एडिटिंग के लिए वो कहानी जानी जाती है कि इतनी क्रिस्प है वो कहानी। उसमें जो दृश्य हैं वो इतने ऐसा लगता है कि बिल्कुल एडिटिंग टेबल पे कट कर तैयार हुई है वो कहानी। एक इस तरह से इस कहानी में इन दोनों कहानियों में भी दृश्य जिस तरह से बहुत ही संक्षिप्त सघन और उनके जोड़ से अचानक कहानी की जो बृहत्तर थीम है वो उसका रहस्योद्घाटन इन सब के आपस में जुड़ने से होता है। ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगी। अनामिका जी को इन कहानियों के लिए बहुत बधाई। कहानी मेरी दरअसल सबसे प्रिय विधा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इन दो कहानियों पर अर्पण जी आपके साथ मैं बात कर पाई। श्वेता जी,
और मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से ये कहानियां उस दौर में लिखी गई, अनामिका जी को कुछ और कहानियां लिखनी चाहिए थी। कुछ लिखी भी होंगी, एकदम से तो हम स्पष्ट नहीं है, मगर कोई और संग्रह बाद में नहीं आया, तो इससे उनका कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, मगर कहानी विदा का तो नुकसान हुआ है यह तो कहा ही जा सकता है। और जब कभी यह संग्रह 1979 1979 में यह आया जी, बिहार ग्रंथ कुटीर से, उस समय, अब तो शायद वह प्रकाशक बंद है, वह प्रकाशन बंद हो चुका है, तो अच्छा हो कि यह पूरा संग्रह और कुछ और कहानियां बाद में उनकी छपी हो, और कुछ ये हो, कुछ प्रक्रियाधीन हो, या कुछ न भेजी गई हो कहीं, तो उन सबको सम्मिलित करते हुए और इन कहानियों को रखते हुए एक बेहतर, मतलब एक और इनका एक अधुनातन कहानी संग्रह, एक संस्करण, एक परिवर्धित संस्करण आए कहानियों का, तो अच्छा होगा। और बहुत ही अच्छा लगा, वो दोनों कहानियां कैसे जुड़ी हुई हैं इसको भी हमने देखा। एक तरफ जो है वो विकास के नाम पर किस तरह से एक झोपड़ी उजड़ जाती है, तो दूसरी तरफ एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य आंदोलन के तहत, जेपी आंदोलन की बात जिस संदर्भ में शंपा जी कह रही थी और तमाम छात्र लोग जुड़े थे उससे, एक बड़ा आंदोलन था। तो यह जो इमारत है, जिससे देश रूपी जो यह इमारत है, जो आज जिस स्थिति में है, यहाँ तक आने में कितने लोगों ने नींव की ईंटों का काम किया है, हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि हम अपने अधिकारों के साथ साथ या उससे भी कहीं अधिक अपने कर्तव्यों की ओर उन्मुख रह सके, उसको लेकर सजग रह सके। शंख सी आंखों वाले ऐसे कितने लड़के हैं जो अनाम रह गए, जो अनसंग रह गए, लेकिन जिन्होंने इस बुलंद इमारत की जो मजबूती है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। और यह देखिए, सौदामिनी को भी देखिए कि चाहे निश्चय ही प्रेम जैसा ही है, और आपने उसकी बात की ही, वह भी एक कैसी, एक कहिए कि किन मूल्यों के साथ जुड़ी हुई लड़की है, अल्हड़ है, वह बहुत क्रांति नहीं समझती है, लेकिन वह इंसान को समझ रही है, वह इंसान के साधनों को नहीं जान रही है, वह जान रही है कि वह जो लड़का है जो बहेलिए से पिंजड़े ले करके उन चिड़ियों को उन्मुक्त कर देता है, उसकी साइकिल बदरंग है, लेकिन उसके जीवन के भीतर जो मूल्यों के रंग हैं वे कितने उदात्त हैं कि वह उससे प्रेम कर बैठती है। और वह देखती है कि एक पोखर के किनारे जाकर वह पक्षियों को आजाद कर देता है, और वे खाली, और जब वह भीड़ में गुम हो जाता है, साइकिल चला के अपने काम में लग जाता है, तो वह चुपके से उन पिंजरों को जमा करती है। तो यह जो एक स्नेह के जो तार बंधे हुए हैं, यह कितना प्यारा है यह दृश्य। और सौदामिनी का भी चरित्र अंत तक कहीं स्खलित नहीं होता है, उसके साथ बना हुआ है। बेशक वह उसकी शादी कहीं और हो जाती है, वह लड़का जो है जीवन की धूप में कुछ अधिक संभला सा जाता है, मगर उसके प्रति जो आदर और स्नेह का भाव है सौदामिनी के भीतर, वह कायम है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी। और ये जो बदरंग होना है, चाहे वह साइकिल का हो, चाहे करियर में उस तरह से जिसको दुनिया सफलता मानती है, उस तरह से बेशक वह सफल ना हो, मगर वह जिन उद्देश्यों के लिए अपने जीवन को होम कर देता है, उसे कोई चिंता नहीं, वह खामोशी से श्रमरत है आज भी। उसे जो कहानी के अंत में जो बात आती है शंपा जी, कि वह लोगों को शिखरों पर पहुंचाकर खुद कहीं और चला जाता है, तो वह भी एक सिंबल के साथ, सिंबॉलिक भाषा में अनामिका जी उस बात को रखती हैं। जब यह बात आती है कि वह हिस्सा में एक बार रिपीट करना चाहता हूं जी, कि यह टेढ़े मेढ़े रास्ते की अनवरत उतार चढ़ावों में अपने हुजूरों के साथ चलेगा। यहाँ पे व्यंग भी है, वो जिस व्यंग की बात हम उस कहानी में कर रहे थे, यहाँ भी जो नए मालिक बन गए, आजाद भारत में भी नए अंग्रेज आ गए, उनका मार्ग निर्दिष्ट करता हुआ
और जब चोटी पर पांव रखने की घड़ी आएगी तो उनका सब कुछ उन्हें सौंप देगा। इस कूली का स्वतंत्र चित्र बना देंगे आप मेरे लिए। वो स्पष्ट होकर बिल्कुल खुलकर बोलती भी है। तो यह जो लोगों को चोटियों तक पहुंचाकर खुद कहीं ओझल रह जाना है, मगर संतुष्ट है वह अपने भीतर, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने जीवन को उन महत् उद्देश्यों के लिए समर्पित कर रखा है। और जो आपका बात कह रही थी कि उसका कोई नाम नहीं है, नाम संभवतः रचनाकार ने इसलिए ही नहीं रखा होगा कि ऐसे कितने अनाम नायक, चाहे आजादी से पूर्व के विभिन्न आंदोलनों में या आजादी के बाद जो कुछ बड़े आंदोलन हुए उसमें ऐसे कई अनाम नायक अपने 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 हिस्से का संघर्ष करते रहे, देश के लिए कुछ न कुछ करते हुए स्वयं को ओझल ही रखे किसी भी चोटी से, किसी भी ऐसी जगह से जहां से उन पर रोशनी आ सके। मगर रचनाकार का यह दायित्व है कि वो ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं उनकी भी कहानियां लिखे। और उस लड़के का यह भी देखिए, मैं बात भूल रहा था कि कई हम नायिकाओं के तो हम देखते ही हैं, रूप वर्णन देखते ही हैं, मगर यहाँ नायक का भी रूप वर्णन है। शंख सी आंखों वाला लड़का, शंख सी आंखों वाला, आप तय भी नहीं कर पाते कि आखिर ये आंखें कैसी होंगी। शंख सी आंखें देखिए, मछली और हिरण और हाँ, तरह की आंख सी आंख, और इसके वो शंख सी आंखों में कुछ ऐसी बात है कि आप उसे ठीक ठीक विजुलाइज नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ हाँ, उसमें कुछ अधिक है। सूरत हो सीरत हो, दोनों ही रूप में वह एक हीरो ही रह जाता है, एक नायक ही रह जाता है। और यह कहानी भी उस हिसाब से प्रासंगिक है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो बलिदान देने वाले लोग हैं, कोई तो है जो उनको दर्ज कर रहा है। साहित्य कहीं इसी मायने में इतिहास से आगे हो जाता है, क्योंकि ऐसे अनाम लोगों की कहानियां हम साहित्य के माध्यम से भी जान पाते हैं। तो अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा शंपा जी कि आपने समय निकाला और इन दोनों कहानियों का पाठ आपके कारण संभव हुआ, लोग इनसे जुड़ सके और इन पर आपकी राय भी हम जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया शंपा जी। शुक्रिया अर्पण जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। और मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र अगले कुछ दिनों तक जारी है। एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।